सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग लाइव। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। और इसमें जो हमारी पहली टर्मिनोलॉजी है जिसे हमें पढ़ना है वो क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इट हैज़ नो लेंथ एंड नो विड्थ। कोई लेंथ नहीं होती और कोई विड्थ नहीं होती। ठीक है, इट इज़ यूज टू मार्क अ लोकेशन। इट इज़ यूज टू मार्क अ लोकेशन और पोजीशन। किसी पोजीशन को बताना। जैसे यहाँ पर इस मैं ये कह दूँ कि भाई ये कुछ सरफेस है, इस सरफेस पर कहीं कोई पॉइंट पी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डॉट। ठीक है ना। और एक डॉट के ऊपर ये, तो ये क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया आपका? एक पॉइंट। तो पॉइंट सिंपल क्या होता है? अ डॉट जिसके पास ना कोई लेंथ है और ना ही कोई विड्थ। बताओ समझ में आएंगे। इसके बाद बात आती है सेकंड में आएगा आपका लाइन। लाइन क्या होगा? देखिए लाइन क्या होता है? अ लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, इसके पास कितनी लेंथ होती है? इनफाइनाइट। इट कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। कोई भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, मतलब बीच में बोल सकते हो। इट कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, बनाएंगे कैसे इसे? इस तरीके से। ये आपकी इधर एक एरो लगाएंगे, इधर एक एरो लगाएंगे। मार्क करने के लिए ऐसे हम कह सकते हैं कि ए बी एक लाइन है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी इसको इनफाइनाइटली कितना प्रोड्यूस कर सकते हो? इधर भी। तो कोई फिक्स लेंथ इसकी नहीं होगी। लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है। रिप्रेजेंट करना हो कि ए बी कोई लाइन है तो ए बी लिखोगे और उसके ऊपर क्या बना दोगे? ऐसे एरो। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन। ज्योमेट्रिकली करोगे तो ऊपर ये लाइन बनाओगे जो ऊपर बना रखा है हमने, और वैसे लिखोगे स्टेटमेंट में तो ऐसे लिख दोगे ए बी इज अ लाइन। बताओ यहाँ तक कोई समझ में आया नहीं है? ठीक है, एक लाइन जो बनी होती है वो किससे बनी रहती है? पॉइंट से बनी रहती है। किससे बनी रहती है? पॉइंट। तो लाइन के बारे में हम ये भी लिख सकते हैं कि अ लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स। इससे मिलकर बनी होती है? पॉइंट से। और कितने पॉइंट होते हैं? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन के पास कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपके पास एक लाइन है, ये ए बी कोई लाइन है, तो इसके ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे आपके पास अगर आपको पॉइंट बनाने का मौका मिल जाए तो? इनफाइनाइट। ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे कितने होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। क्लियर हुआ? डॉट कह दो, मतलब डॉट्स। पॉइंट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। क्लियर हुआ? लेंथ कितनी होगी इसकी? इनफाइनाइट। विड्थ इसके पास होती है। ठीक है ना। लाइन के पास लाइन हैव नो विड्थ। कोई विड्थ इसके पास नहीं होती, सिर्फ क्या होती है? इनफाइनाइट लेंथ। क्या होती है इसके पास? इनफाइनाइट लेंथ। क्लियर हुआ यहाँ तक या नहीं? कितने कितने हमने पॉइंट पढ़ लिए? 2। एक हमने पढ़ा पॉइंट, दूसरा हमने क्या पढ़ा? लाइन। तीसरा हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के पास क्या होगा? लाइन सेगमेंट में पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ। इसके पास क्या होती है? एक फिक्स लेंथ होती है। ठीक है ना। जैसे आपने ये एक लाइन बनाई, तो एक तो इसके पास 2 एंड पॉइंट्स होंगे। तो एक तो ये हो गया इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ विद 2
एंड्स पॉइंट विद 2 एंड पॉइंट्स। बताओ समझ में आएगा कितने एंड पॉइंट्स होंगे इसके पास? 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर इसका मैं ए बी एक लाइन सेगमेंट लूँ तो मुझे इसकी फिक्स लेंथ दिखानी पड़ेगी कि ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये 2 डॉट जो हैं ये क्या है, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। और इसे लिखूँगा कैसे, ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और ऊपर एक लाइन बनाऊँगा और 2 एंड पॉइंट्स बनाऊँगा ऐसे। मोस्टली हम इसको फिर ऐसे ही लिख देते हैं कि ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देखो तो ये होता है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये ऑन भी कर दिया था। ठीक, आया समझ में? नहीं आया? थके तो नहीं हो मतलब उधर परेशान? बता दो, नहीं नींद आ रही। समझ में आया सबको या नहीं आया? पक्का? चलो फिर आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये इम्पोर्टेंट बात देख लो। ठीक है, नहीं ठीक है बच्चों? ओ सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं फिर बच्चों। ठीक है, तो लाइन क्लियर, लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया सबको? आगे समझ में कि अगर एक फिक्स लेंथ बनाओगे, जैसे आपने ये बना दिया यहाँ से यहाँ तक, इसको P बोल दिया, इसको Q, ये एक एंड पॉइंट और ये, और इन 2 एंड पॉइंट्स के बीच में मान लो कितनी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर, तो PQP क्या हो गया आपका, एक लाइन सेगमेंट। मतलब यहाँ तक क्लियर हुआ है? नहीं, थर्ड था ना ये। चलो फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ हम पढ़ेंगे रे। ठीक है ना, इसके पास क्या होता है, इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इट हैज़ वन एंड पॉइंट and produce infinitely in other direction, देखो इस बात को समझो जो मैंने लिखी है। तो जो एक रे होती है उसके पास क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट हो गया। एक तरीके से कहो तो ये जो एंड पॉइंट है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। रे यहाँ से क्या होगी, स्टार्ट, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब जिस डायरेक्शन में ये बढ़ेगी तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगी तो इस डायरेक्शन में इसको कितना लेकर जा सकते हैं, इनफाइनाइटली। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसमें ए लिख देंगे, इसको ओ, तो ओ ए आपकी एक रे है। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके से, समझ गया? और इसके पास भी क्या होती है, इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, इसके पास कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती। इसको भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी रोक सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? ये समझ लो कि तुम 5वीं क्लास से पढ़ रहे हो ये चैप्टर, बिल्कुल 5th से पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें से। ठीक है, बस 9th इसी में आ जाएगा सब कुछ, फिर तुम अपने आप ही ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। आगे बढ़े, आगे क्या है इसमें, हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए भाई इसमें? 4 पॉइंट्स पढ़ लिए हमने। 5th पॉइंट्स क्या होता है इसमें? 5th पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग एंगल। एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाई 2 आर्म्स। ये कह देंगे इट कंसिस्ट ऑफ, लिखेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे इट हैज़, या रुक जाओ, इससे पहले फिर वर्टेक्स डिफाइन करनी पड़ेगी ना, तो पहले वर्टेक्स डिफाइन कर लेते हैं। तो एंगल से पहले जो है 5th में हम लेते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होती है, तो वर्टेक्स होता है आपका कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट ऑफ 2 रे कह दो, या फिर आप लाइन सेगमेंट कह दो। ठीक है ना, और क्या कह सकते हो, लाइंस भी कह सकते हो। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो कि अगर आपके पास 2 रे हैं और उनके पास एक कॉमन एंड पॉइंट है, जैसे ओ कॉमन एंड पॉइंट है, ओ ए एक रे है और ओ बी क्या है, दूसरी रे, तो ओ क्या हो गई आपकी, वर्टेक्स। बताओ समझ में आया नहीं आया? आगे समझ में? अब मान लो तुम्हारे पास एक
लाइन सेगमेंट है ओ ए और एक लाइन सेगमेंट है ओ बी, तो ओ बी ओ क्या हो गई आपकी, क्योंकि ये कॉमन एंड पॉइंट है दोनों लाइन सेगमेंट का, क्या हो गया, वर्टेक्स। अब मान लो आपके पास एक लाइन है ए बी और एक लाइन है आपके पास क्या, सी डी। यहाँ भी तो एक कॉमन पॉइंट है इन दोनों पर, क्या, ओ, तो ओ यहाँ भी क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो वर्टेक्स क्लियर होगी सबको? कितने पॉइंट पढ़ लिए हमने? 6th। देखिए अब 6th में एंगल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इट हैज़ 2 आर्म्स एंड 1 वर्टेक्स। जब तुम वर्टेक्स बनाओगे तो 2 आर्म्स अपने आप ही आ जाएंगे इसमें। देखो कैसे आएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वर्टेक्स बना लेते हैं। तो हमने ऐसे वर्टेक्स बना ली, एक रे ली हमने ओ ए और एक रे क्या ली, ओ बी, और ओ क्या हो गया बच्चों हमारा, वर्टेक्स। ओ क्या हो गया हमारा, वर्टेक्स। तो यहाँ पर देखिए ओ ए तो हो जाएगी हमारी क्या, फर्स्ट आर, ये हो गया हमारा पहला हाथ। ओ बी क्या हो गई हमारी, सेकेंड आर्म, तो 2 आर्म्स हो गए। एंड ओ क्या हो गई हमारी, वर्टेक्स। ओ क्या हो गई हमारी, वर्टेक्स। तो देयरफॉर ये देखो, तो फिर ए ओ बी, अगर ए की तरफ से चलोगे तो ए ओ बी, तो ए ओ बी इज कॉल्ड एन एंगल, तो ए ओ बी को क्या कहोगे, एंगल, और इट इज रिप्रेजेंटेड, कैसे लिखते हैं एंगल को, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे सिंबल बनाते हैं, और ए ओ बी। बताओ समझ में आया? क्या उल्टा कर सकते हैं, यस, हम इधर से भी तो जा सकते हैं, तो हम इसको बी ओ ओ बी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक नोट लिख लेते हैं, मान लो मेरे पास एक एंगल है, एंगल ए बी सी। तो एक बच्चा ऐसे जाना चाह रहा है, तो ये एंगल का क्या नाम लिखेगा, ए बी सी, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जो है वो इधर से इधर जाना चाह रहा है, तो वो इसका क्या नाम लिखेगा, सी डी ए। लेकिन दोनों ही तरफ से लिखो, वर्टेक्स कहाँ आएगी आपकी, बीच में आएगी। तो हम सिंगल वर्टेक्स से भी क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं कि इफ वन वर्टेक्स, या ऐसे कहेंगे इफ एन एंगल, इफ वन वर्टेक्स, क्या लिखें इसको, एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल होगा। जैसे एक वर्टेक्स है आपकी और इस पर एक ही एंगल बने, तो इसको लिखेंगे इफ वन एंगल इज फॉर्म्ड, इफ वन एंड ओनली वन एंगल फॉर्म्ड ऑन अ या फॉर अ वर्टेक्स। इसे तुम ऐसे समझ लो, लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बन भी ना रही वैसे भी मुझसे, ठीक है, इतनी मुश्किल भी ना है वैसे, ठीक है। अगर एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल है तो हम उसे वर्टेक्स से लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एंगल हो तो हम उसे उसकी वर्टेक्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कि इफ़ मोर देन वन एंगल इज फॉर्म्ड ऑन अ वर्टेक्स then vertex is not used to represent एंगल। तो फिर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्टेक्स का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे इसका, ये हमारे पास एक एंगल है, एंगल ए बी सी, ठीक है। वर्टेक्स क्या है इसकी, बी। बी पर मैंने एक और लाइन बना दी यहाँ पर डी। तो बताओ कितने एंगल बनेंगे यहाँ पे, एक एंगल ये बनेगा फर्स्ट, ठीक है, एक एंगल ये बनेगा आपका सेकंड, और एक ये बड़ा एंगल बनेगा ये आपका, ये कौन सा एंगल होगा आपका, ये वाला थर्ड। तो जो आपका फर्स्ट एंगल है बताओ उसका नाम क्या होगा,
एंगल ए बी डी, भाई ऐसे चलोगे, ठीक है, और ऐसे चले जाओ। उसके बाद आपका आएगा सेकंड एंगल। तो रुक जाओ, सेकंड एंगल पे आने से पहले क्या मैं इसको किसी और तरीके से लिख सकता हूँ? डी बी ए भी तो लिख सकता हूँ। अब सेकंड एंगल पे आते हैं। तो सेकंड एंगल में एंगल सेकंड कहाँ, या तो इधर से शुरू करो या इधर से। तो अगर आप डी से शुरू करोगे तो सी पर आकर ख़त्म होगा। तो एंगल डी बी सी, या फिर इसे और कैसे लिखोगे आप बताओ? एंगल सी बी डी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? नहीं है। अब देखो थर्ड एंगल, देखो थर्ड एंगल क्या है आपका? कहाँ से शुरू हो रहा है ये देखो, ये एक आर्म यहाँ से आ रही है, ठीक है नहीं? इसे कैसे करोगे आप? ये यहाँ से चलेगा और यहाँ पर आकर फिनिश होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? ए बी सी, या फिर एंगल सी बी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? अब ये देखो कि अगर मैं इस एंगल को, जो पहला वाला एंगल था, अगर मैं इसे वर्टेक्स से शो करना चाहूँ तो बताओ इसका वर्टेक्स से क्या लिखूंगा मैं इसे? बताओ, एंगल बी। दूसरे वाले को वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? एंगल बी, और फिर एंगल बी। अब आप ये सोचो कि अगर कोई कहे कि एंगल बी, तो आप कौन से वाले एंगल को लोगे? कोई से को भी ले सकते हो। तो अगर एक वर्टेक्स पर एक से ज़्यादा एंगल हों तो फिर वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करना क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज़न। भाई तुम इस वाले की बात कर रहे हो, तुम इसकी बात कर रहे हो, तो वर्टेक्स से रिप्रेजेंट नहीं करना है। कब? जब एक से ज़्यादा एंगल हो, ठीक है ना? इफ़ मोर देन वन एंगल इज फॉर्म्ड ऑन अ वर्टेक्स, ठीक है, तो एंगल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय वर्टेक्स। ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मना कर रहा हूँ। मतलब मैं मना कर रहा हूँ, तुम मत करना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर एक वर्टेक्स पे ऐसे 3 एंगल बनना है तो तुम वर्टेक्स से शो नहीं कर सकते। शो कर सकते हो, लेकिन तुमको सोचो पता कैसे चलेगा कि कौन से एंगल की बात चल रही है? बताओ कैसे पता चलेगा? मैं कहूँ एंगल बी, बताओ कौन सी की बात चल रही है? तुमने क्या है, इस वाले एंगल की बात चल रही है। मैंने कहा नहीं, मैं तो इसकी बात कर रहा था। तो प्रॉपरली, लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ कि एंगल डी बी सी, तो बताओ तुम इसे डायग्राम में पहचान लोगे या नहीं? भाई कहाँ से शुरू करोगे? डी से, फिर कहाँ जाओगे? बी पर, और फिर सी पर। तो पहचान लोगे ना कौन से एंगल की बात चल रही है? सेकंड एंगल की बात चल रही है। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया है? पक्का? हाँ, नहीं, वो तो मैंने कहा ना कि डी बी सी की बात कर रहा हूँ मैं। तो डी बी सी, मैंने कहा कि इसमें एंगल डी बी, अगर मैं कहूँ एंगल बी तो फिर तो कोई सी की बात हो सकती है। लेकिन अगर मैं डी बी सी कर दूंगा तो फिर कन्फ्यूजन थोड़ी रह जाएगा, या मैं सी बी डी कर दूँ तो थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगा। फिर तो तुम्हें पता चल गया ना कि इस एंगल की बात चल रही है। आया समझ में? नहीं आया? पक्का 100%? एंगल क्लियर हो गया? चलिए, जब एंगल क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा पॉइंट था ये हमारा? 6। तो 7th पॉइंट में हम पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? टाइप्स ऑफ एंगल में हमारा पहला टाइप होगा बच्चों राइट एंगल। राइट एंगल, देखिए वैसे तो कोई टीचर शायद ही तुम्हें बता पाए, मतलब ऐसा तो नहीं है, बता तो पाएंगे, बट स्कूल लेवल पर सीबीएसई में शायद ना बताएं, इस वजह से कि टाइम खर्च होगा। उनके साथ में, उनके सामने एक प्रॉब्लम होती है, 45 मिनट का लेक्चर होता है और बस भागा दौड़ी रहती है। तो टीचर्स की तो इतनी गलती ना रहती जितनी मैनेजमेंट की रहती है। तो भाई राइट एंगल की डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन होती है कि हम कहते हैं कि 1/4 ऑफ अ सर्किल। 1/4 ऑफ अ सर्किल, हम इसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो ये आपका सर्किल है, ठीक है ना? ये आपका सर्किल हो गया। इस सर्किल को आपको क्या करना है? 1/4। बताओ 1/4 फ्रैक्शन में पढ़ा होगा आपने। क्या करोगे? इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे इसे, तो 2 डायमीटर बना देना बस, और क्या है। और बस इसका एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट ये, ठीक है। तुम्हें पता है एंगल, अब एंगल है तो इसका मतलब क्या क्या होगा इसके पास? बताओ, 2 आर्म्स होंगी, ए ओ और बी। तो ये 2 आर्म्स हो गई इसकी, ये, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा?
चलिए ऐसे भी करता है। तो ये क्या हो गया आपका एक एंगल हो गया, ठीक है ना। अलग से बनाओ तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना, ए ओ बी। और ये जो एंगल होगा ये इसका सिंबल होता है, और ये राइट एंगल। और इसका मेज़रमेंट कितना होता है बच्चों? अगर मैं मेज़रमेंट की बात करूँ, यूनिट एंगल की यूनिट क्या होती है? डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा ये? 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? बना कैसा था कि सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था, और एक पार्ट जो ये एंगल बनाता है इसको राइट एंगल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? राइट एंगल। बताओ ये दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं है ना। चले, अब आता है आपका सेकंड टाइप। तो दूसरा टाइप होता है आपका एक्यूट एंगल। जबकि आप बुक भी देखोगे ना बच्चों, तो उसमें पहला एंगल राइट एंगल नहीं होता है, एक्यूट ही होता है ना। बट समझ में ही नहीं आएगा जब तक राइट एंगल समझ में नहीं आएगा। तो देखो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये क्या होता है कि ये होता है आपका लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अभी पीछे राइट एंगल पढ़कर आए हम लोग, ठीक है। तो ये देखो ये क्या था तुम्हारा? राइट एंगल। अब मान लो फिर इसे तो 0 डिग्री मानना पड़ेगा और इसे क्या मानना पड़ेगा? 90। तो यानी एक आर्म तो इसकी ये हो गई ए ओ 0 पर, और एक क्या हो गई ये बी। तो बताओ 90 से छोटा कैसे बनाओगे? तो ये जो ओ बी वाली आर्म है ये इससे पहले बनेगी, यहाँ बनेगी या नहीं बनेगी? तो अगर मैं ये बना दूँ तो बताओ ये एंगल 90 से छोटा होगा या नहीं होगा? ठीक है ना। तो ए ओ इसको क्या बोल दूँ मैं? सी। तो ये जो एंगल यहाँ पर ए ओ सी बन रहा है, बताओ ये 90 से छोटा है या नहीं है? और बताओ ये 0 से बड़ा है या नहीं है? तो फिर बताओ ये एक्यूट है या नहीं है? क्या हो गया ये? एक्यूट एंगल। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत हो तो? अगर मैं इसी में एक और लाइन बना लूँ ऐसे, इसको क्या बोल दूँ? डी। तो ये जो एंगल ए ओ डी बनेगा ये भी 0 से क्या हो जाएगा? ये बड़ा, और 90 से क्या हो जाएगा? छोटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और कहना चाहो तो और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एक आगे ले लेते हैं यहाँ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? नहीं, ए ओ इसको क्या बोल देते हैं? ई। तो ये एंगल ए ओ ई जो है, बताओ इसके बारे में बताओ। 0 से क्या है ये? बड़ा, और 90 से क्या है? छोटा। तो ये भी क्या हो गया आपका? एक्यूट। तो अब आपको पता चल गया एक्यूट एंगल का डिज़ाइन कैसा होगा, मतलब देखते के साथ ही बता दोगे या नहीं? जैसे मैं तुमसे पूछूं कि इस एंगल के बारे में बताओ, थोड़ा सही से बनाना। पूछो पूछो, कुछ पूछना होगा। अभी साइन गलत किया था। कौन सा? ग्रेटर देन 0 लेस देन, हाँ तो ग्रेटर देन 0 से बड़ा नहीं होगा ये भाई, ग्रेटर देन 0 हो गया ना। अच्छा 0 तो उल्टा उल्टा हो गया ना। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है नींद में। ये हो गया देखो, ठीक है। यहाँ भी उल्टा बना दिया, सॉरी बच्चों, 5 रुपये पे कर दो इसका, ठीक है ना। तो 0 से क्या होगा? ये एंगल होगा ना क्यों, तो ये 0 से बड़ा 90 से छोटा। बड़ा है तो मारेगा 0 का मतलब, तो इसका जो तीर है वो किधर की तरफ होगा, इसका एरो किधर की तरफ होगा? 0 की तरफ। वो 0 छोटा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे समझ में नहीं आया? तो यहाँ पे देखो कितने सारे एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है आपका, ये भी क्या है? एक्यूट। फिर एक एंगल ये बन रहा है आपका, ये भी 90 से छोटा है, तो ये भी एक्यूट हो गया। एक एंगल फिर आपका ये बन रहा है, ये वाला, ये भी 90 से छोटा है, और ये ग्रीन वाला क्या है? 90। तो ये राइट एंगल है। बताओ इस वाले एंगल का ब्लू वाले का क्या नाम होगा? बताओ। ए ओ डी होगा या नहीं होगा? उल्टा कर सकते हो। फिर येलो वाले का नाम बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक का, तो कहाँ से शुरू करोगे? ए से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए ओ सी। या फिर इसका उल्टा। फिर पर्पल वाले का नाम बताओ, पर्पल वाले का क्या होगा? ए ओ ई। और ये सारे के सारे क्या हैं? एक्यूट। क्यों है ये एक्यूट? क्योंकि ये सारे एंगल क्या हैं? 0 से बड़े हैं और 90 से क्या है? छोटे। ठीक है ना। यहाँ से देख लेना सिंबल तुम्हें पता ही होगा, लेस देन का सिंबल ये है और मोर देन का सिंबल, ठीक है ना। सॉरी उल्टा कर दिया, ठीक है। लेस देन 90 और मोर देन 0।
बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी है बच्चों, है ना। तो इसी बात पर अपने आप को पनिशमेंट देते हुए दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक्यूट एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और देखो सच दैट अगर कोई एंगल, यहाँ देखो, अगर कोई एंगल 0 से क्या होगा बड़ा और 90 से क्या होगा छोटा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। और उसकी शेप हमेशा कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। बताओ ऐसी शेप क्यों रहेगी इसकी, AOB। मैंने कहा ये एंगल क्या है आपका एक्यूट, आपने कहा एक्यूट है। मैंने कहा प्रूफ करो, कैसे करोगे प्रूफ बताओ। यहाँ पर इस वाले को बेस मान कर, क्योंकि ये बेस है, इस पर आप 90 बनाओ, राइट एंगल बनाओ। बताओ ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये राइट एंगल होगा, तो ये कितना होगा 0 डिग्री और ये कितना होगा 90। तो बताओ ये फिर ये एंगल क्या हुआ आपका, ये एंगल लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर ये क्या हो गया आपका एक्यूट। पूरा क्लियर होना चाहिए ना, मतलब यहाँ तक सब क्लियर हुआ। कितने पढ़ लिए हमने, 2, है ना। अब हम पढ़ेंगे थर्ड। तो थर्ड में ऑब्ट्यूज पढ़ना है वैसे तो, बट हम स्ट्रेट एंगल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल। तो 2 राइट एंगल से मिलकर बनता है आपका स्ट्रेट एंगल। 2 राइट एंगल से मिलकर क्या बनेगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। चाहो तो उसमें देख लो सर्किल में। देखो ये 90 है, ये क्या हो गया राइट एंगल, ठीक है नहीं। और ये भी क्या हो गया राइट एंगल। तो ये कितना था 0, ये कितना था 90 और एक 90 इधर आ गया, तो ये कितना हो गया 180। तो ये जो 180 एंगल बनेगा ये, इसी को क्या कहेंगे हम स्ट्रेट। तो इसको A कहेंगे, इसको O और इसको क्या कहेंगे B। तो ये जो एंगल बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन पर, ये स्ट्रेट लाइन ली हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया A, ये क्या है O और ये क्या है B। और ये एंगल कितना हुआ आपका 180 डिग्री। क्यों हुआ 180, क्योंकि इसमें 2 राइट एंगल है। अगर ध्यान से देखो तो वैसे एरो बना देना, एक ये 90 होगा और एक ये 90। तो बताओ ये कितना, बताओ समझ में आएगा। ये 0, ये 90 और ये कितना हो गया 180। क्लियर हुआ। तो एंगल AOB का मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। क्लियर हुआ, ठीक है। स्ट्रेट को शॉर्ट में ST डॉट कह देते हैं, इसको स्ट्रेट एंगल ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है। आया समझ में सबको, मतलब बड़ा बड़ा लिखा करो जिससे और ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो बाद में पढ़ना भी तो पड़ता है ना। तो मुझे पीने के लिए दे दो इसमें। ₹100 होगा। चलिए बच्चों आगे बता दियो, नींद आ रही होगी तो, थकान वकान हो रही होगी तो, ठीक है बच्चों, डरिए मत बिल्कुल भी। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। स्ट्रेट एंगल पूरा हो गया हमारा, 3 हो गए ना। फोर्थ देखो, फोर्थ वाले का नाम क्या होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, जो एंगल आपका किससे 90 से तो क्या होगा बड़ा और 180 से क्या होगा छोटा, बस उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है बेटा। तो ऑब्ट्यूज पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले स्ट्रेट एंगल होना चाहिए। तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, और इसी में हमें क्या बनाना है एक राइट एंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल हो गया। देखो ध्यान से A O और ये B, इसको भी कुछ कह देना C। अब ये देखो 90, ये 90, यहाँ मान लो कितना डिग्री है 0, और यहाँ पर कितना होगा 9, ये कितना होगा बच्चों 90 डिग्री।
और ये कितना होगा आपका 180 डिग्री। बताओ क्या कह रहा है वो हमसे। वो कह रहा है कि हमारा एंगल यानी बेस लाइन तो यही रहेगी हमेशा, हर एंगल में बेस लाइन यही रहेगी आपकी, यहाँ से ही शुरू होगा। ठीक है, अगर तुम्हें 90 बनाना है तो AOC, 180 तो AOB, और एक्यूट बनाना तो यहाँ बना देते हैं 90 से पहले। अब हमें ऑब्ट्यूज बनाना है तो 90 के आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो इससे पहले बनेगी दूसरी लाइन और इसके बाद, तो यहाँ बना लेता हूँ। बताओ ठीक है ना, तो इसका नाम कुछ भी रख दो, E रख दो। तो ये जो एंगल बनेगा आपका AOE, ये क्या हो गया आपका एंगल AOE। बताओ ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल क्या है आपका 0 मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। सबको क्लियर हुआ है नहीं हुआ? पक्का? फिर गलती कर दी? गलती नहीं करी होनी, ये एंगल 90 से बड़ा होगा ना। मुझे क्या हो रहा है, मतलब मैं बड़े को लिख नहीं पा रहा सही से, सिंबल सही नहीं बना पा रहा। हाँ मैं भी ये सोच रहा हूँ। चलो देखो, इट इज़ ग्रेटर देन 90 तो ये वाला सिंबल होगा, और लेस देन 180। कोई दिक्कत बच्चों? वर्ड्स में लिख लेना, मतलब अगर ऐसे एरो मेरे से गलत हो रहे हैं तो इसमें लिख लो कि एन एंगल विच इज़, पूरी डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ, फिर से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंगल विच इज़ मोर देन 90, मोर देन 90 but less than 180 is called obtuse, is called obtuse angle. क्लियर हुआ नहीं हुआ? एंगल विच इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, क्या कहेंगे हम उसको? ऑब्ट्यूज एंगल। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नहीं है ना? चले आगे। अब देखिए नेक्स्ट एंगल कौन सा है हमारा। अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल। कौन से टाइप, कौन सा हो गया, 4th हो गया 5th होगा? पक्का 100% नंबर डाल रखा हूँ तुमने तो। देखो कंप्लीट एंगल क्या होगा। कंप्लीट एंगल एक तरीके से कह दो 4 टाइम्स होता है राइट एंगल का। क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। तो ये कैसे होगा? हाँ 360 डिग्री। तो उसका मेजरमेंट कितना होगा कंप्लीट एंगल का? 360 डिग्री। बनाते कैसे हैं इसको वो देख लीजिए पहले। सर्किल से समझ में आते हैं एंगल। देखो ये कितना 0 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ये कितना होगा 180। देखो 90 ऐड होता चला जा रहा है इधर। देखो 90 में 90 ऐड हुआ तो 180 हो गया, फिर 90 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और फिर 90 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 360। यानी इसी पॉइंट से घूमकर वापस यहीं आ जाएंगे तो पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि ये आपकी इनिशियल लाइन है ए ओ ये, और घूम के वापस यहीं आना है, यानी बी भी कहाँ पर होगा? यही होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एंगल अराउंड अ पॉइंट। एंगल अराउंड अ पॉइंट, एंगल अराउंड अ पॉइंट, उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और ये कितना होता है आपका 360 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंप्लीट एंगल। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? चलिए 6th पे आएंगे ना। अब देखिए 6th होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। 6th होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है? एंगल
which is more than 180 degree but less than 360 डिग्री। तो एक एंगल, अब देखो फिर से ये डायग्राम बना लो क्योंकि डायग्राम तो यहीं समझ में आएगा आपको। इनिशियल लाइन के लिए तो मैं आपसे बता ही चुका कि इनिशियल तो यही रहने वाली है, ये लाइन ए ओ। अगर लाइन में यहाँ बना दूँ तो कितना एंगल हो जाएगा 90। इससे पहले बना दूँ तो क्या हो जाएगा एक्यूट। यहाँ बना दूँ तो कितना हो जाएगा 180। इससे पहले बना दूँ तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज, क्योंकि 90 से बड़ा 90 से छोटा। ऐसे समझो, अगर मैं ये लाइन ऐसे बना दूँ ये, ठीक है ना, और इसको बोल दूँ पी, तो ए ओ पी के क्या हो जाएगा आपका एक्यूट, ठीक है। और अगर मैं इसको पी बोल दूँ तो ए ओ पी क्या हो जाएगा राइट एंगल। और अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। और स्ट्रेट बना दूँ तो क्या हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब देखो ये 180 है और ये कितना है आपका 360। तो ये कह रहा है कि आपका एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए। यानी आपकी जो सेकेंडरी लाइन है वो इससे आगे होनी चाहिए और इससे पीछे होनी चाहिए, यानी यहाँ होनी चाहिए। क्लियर हुई या नहीं हुई? तो ए ओ और ये क्या बी। तो फिर आपका एंगल कौन सा हुआ देखो यहाँ ध्यान से, ये एंगल हुआ आपका। बनेगा कैसे ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। समझ गए इस बात को? ए ओ और ये क्या बी, और ये एंगल क्या हुआ आपका रिफ्लेक्स एंगल। बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में नहीं आया तो और देखो इधर, अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन कर लूँ ऐसे तो ये एंगल कितना होता 180 होता, 180 से ज़्यादा है नहीं। और पूरा घुमा देता है ऐसे तो फिर यहीं पर ये कितना हो जाता 360 डिग्री। तो 180 से आगे और 360 से नीचे, तो क्या हो गया रिफ्लेक्स हो गया। क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? कोई परेशानी? पक्का आगे सबको समझ में? चलो आगे बढ़े। अब देखो इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इन्हीं पे क्वेश्चंस करेंगे। मतलब अब यहाँ तक सब क्लियर हो गया? दिखाऊंगा हो गया क्लियर? सर नाम तो लिखना पड़ेगा ना बेटा, समझ में तो तुम भूल जाओगे ना, फिर ए ओ बी तो लिखना पड़ेगा नहीं इसमें। अगर तुम ये लिख कर नहीं आ रहे हो और इसमें ये मार्क भी करना पड़ेगा कि तुम इस एंगल की बात कर रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाले एंगल की बात कर रहे हो, लिखना पड़ेगा नहीं तो एरो भी बनाना पड़ेगा। तो घर जाके जब पढ़ोगे तब थोड़ी समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे पीछे भी छोड़ रखा होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, आया समझ में नहीं आया? अब देखो मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे पास एक ये, या तो ये डायग्राम में भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे आ जाएगा कि मेरे पास एक एंगल है ए ओ बी और इसमें ऐसे दे रखा है, ये क्वेश्चन है मतलब। और अगर मैं आपसे कहूँ ए ओ ये पी है और ये कितना है क्यू, और मैं आपसे कहूँ कि ये 20 डिग्री है, ये एक्स है और ये है मेरा 45, और मैं आपसे कहूँ कि फाइंड एक्स। बताओ इस क्वेश्चन को करोगे या नहीं करोगे? कर लोगे इस क्वेश्चन को? तो बना लो और कर लेना बस, और क्या कर लोगे ना? तो क्वेश्चन लिख ले सब ना। देखो कैसे करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम तुम्हें ये देखना है कि ये राइट एंगल है, ये सिंबल भी बना हुआ आएगा। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ए ओ बी कितना है आपका 90 डिग्री। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? फिर तुम्हें लिखना है फ्रॉम फिगर, इधर देखो पहले, उतार बाद में लेना। फिगर से तुम मुझे बताओ कि एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल ए ओ पी प्लस पी ओ क्यू और प्लस क्यू ओ बी के इक्वल है या नहीं है? बताओ है? पता लिया नहीं पता लिया तुम्हें? भाई इस एंगल की अगर बात करोगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक चलोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक चलोगे और फिर यहाँ से यहाँ तक। इन तीनों को अगर मैं आपस में मिला दूँ तो ये एंगल बन जाएगा। और इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? ए ओ बी। अब ए ओ बी तो हम पहले लिख चुके हैं, कितना है 180। इस सिंबल से पता चल गया डेफिनेशन से। तो यहाँ क्या लिखोगे 90 डिग्री। ए ओ पी कितना है तुम्हारा 20 डिग्री।
ये कितना है x और ये कितना है 45। बताओ समझ में आया नहीं आया। फिर 90 इक्वल्स टू, इसमें इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 65 और ये कितना हो जाएगा x। फिर 90 में से 65 माइनस करोगे तो ये x कितना आ जाएगा 25 डिग्री। पक्का कर लिया माइनस, ठीक। अब देखो सुबह मैं तुम्हें एक बात बता रहा था, कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक जब सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं तो वो सोचते हैं मैंने क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन ये है ही नहीं है। क्वेश्चन है सिर्फ ये समझना। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो ये तुमने क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सिर्फ इतना है। इसके बाद की चीज़ करनी ज़रूरी है, बट उस पर अपने आप को कभी भी शाबाशी मत दो। इनको प्लस करना और 65 लिखना इज़ नॉट योर वर्क, इज़ नॉट अ 9th क्लास स्टैंडर्ड वर्क। ये 9th का वर्क नहीं है। 9th का सिर्फ इतना वर्क है कि तुम फिगर देखकर ये पता लगा लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये पूरा है। ये क्या है? पूरा। और ये इन सब के इक्वल है। जैसे 2 और 3 को प्लस करूँ तो क्या हो गया 5, तो 5 क्या हो गया होल, और ये क्या है पार्ट्स। तो सभी पार्ट्स को अगर मैं प्लस कर दूँ तो क्या आ जाता है? होल आ जाता है। तो यहाँ पे ये एंगल क्या है? बड़ा एंगल है। और ये क्या है? इसके पार्ट्स हैं। तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 1 2 3। तो तीनों पार्ट्स जब प्लस होंगे 1 2 3, तो तीनों पार्ट्स प्लस होंगे तो होल के इक्वल हो जाएंगे। और बस जो जो जितना दे रखा हो वो रख दो। ये 90 दे रखा है, ये 20, ये x, और इसके बाद के काम के लिए अपने आप को कोई शाबाशी नहीं देनी। इसका ये मतलब नहीं कि इसे गलत कर देना है। अगर ये गलत कर रहे हो ना तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे तुम गलत भी कर जाओ तो भी 9th खराब नहीं हुई पढ़ी हुई तुम्हारी, ठीक है। लेकिन इसे सही कर दो तो 9th खराब है फिर पढ़ना तुम्हारा। समझे इस बात को? नहीं आया? समझ में नहीं आया? क्योंकि अगर ये प्लस माइनस गलत हुआ तो ये तो एक फर्स्ट क्लास की बुक उठा के कर समझा दूंगा मैं तुम्हें कि कैसे इसको इसमें प्लस करना। लेकिन 9th पढ़ा रहा हूँ ना मैं तुम्हें, तो मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं समझ में आया तो बताओ फिर दोबारा 9th पढ़नी पड़ेगी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 9th पढ़ रहे हैं, 6th पढ़ रहे हैं, 7th पढ़ रहे हैं, या क्या पढ़ रहे हैं? 9th पढ़ रहे हैं ना। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। ये नहीं आता है तो ये तुम मुझे बता भी दोगे, मुझे नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आ गया ना समझ में, तो 9th क्लियर हो गया। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई पीछे से सीख रहे हैं। बताओ आगे सब कुछ समझ। तो बस कल को हम इसमें और क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना। क्लियर होगी बात या नहीं हुई? पक्का ऐसे पढ़ी करें, ठीक है। चलो भैया।